रिवाइज कीजिए 9.2.3 प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट्स को। क्रॉप प्लांट और क्रॉप प्रोड्यूस की लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन का अन्य प्रमुख कारण इंसेक्ट तथा पेस्ट इन्फेस्टेशन है। होस्ट क्रॉप प्लांट्स में इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंस मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल अथवा फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के कारण हो सकता है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, क्रॉप प्लांट और क्रॉप प्रोड्यूस की लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन का अन्य प्रमुख कारण इंसेक्ट और पेस्ट इन्फेस्टेशन है। होस्ट क्रॉप प्लांट्स में इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंस मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल तथा फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के कारण हो सकता है। बहुत से प्लांट्स में हेयरी लीव्स किसके प्रति रेजिस्टेंस से एसोसिएटेड होती है? एग्जाम्पल भी बताइए। जी हाँ, बहुत से प्लांट्स में हेयरी लीव्स इंसेक्ट पेस्ट के प्रति रेजिस्टेंस से एसोसिएटेड होती है। एग्जाम्पल के लिए कॉटन में जैसिड्स तथा वीट में सीरियल लीफ बेटल के प्रति रेजिस्टेंस होते हैं। जी हाँ, हेयरी लीव्स इन सेवरल प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। एग्जाम्पल resistance to acids in cotton and cereal leaf beetle in wheat। बताइए, क्या वीट की सॉलिड स्टेम के कारण स्टेम सॉफ्लाई उनके पास नहीं आती तथा स्मूथ लीव्स और नेक्टरलेस कॉटन की वैराइटीज बुलवर्म को आकर्षित नहीं करती? जी हाँ, वीट की सॉलिड स्टेम के कारण स्टेम सॉफ्लाई उनके पास नहीं आती तथा स्मूथ लीव्स और नेक्टरलेस कॉटन की वैराइटीज बुलवर्म्स को आकर्षित नहीं करती। जी हाँ, इन वीट सॉलिड स्टेम्स लीड टू नॉन प्रेफरेंसी बाई द stem sawfly and smooth leaf and nectarless cotton varieties do not attract bollworms। बताइए, क्या हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन और शुगर कंटेंट मेज में स्टेम बोरर्स के प्रति रेजिस्टेंस क्षमता उत्पन्न करते हैं? जी हाँ, हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन और शुगर कंटेंट मेज में स्टेम बोरर्स के प्रति रेजिस्टेंस क्षमता उत्पन्न करते हैं। जी हाँ, हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट इन मेज लीड्स टू रेजिस्टेंस टू मेज स्टेम बोरर्स। क्या इंसेक्ट पेस्ट के प्रति रेजिस्टेंस के लिए ब्रीडिंग के मेथड्स के वही स्टेप्स लागू होते हैं जो अन्य एग्रोनॉमिक ट्रेड्स में लागू होते हैं? एग्जाम्पल के लिए यील्ड क्वालिटी।
जी हाँ, इंसेक्ट पेस्ट के प्रति रेजिस्टेंस के लिए ब्रीडिंग मेथड्स के वही स्टेप्स लागू होते हैं जो अन्य एग्रोनोमिक ट्रेड्स में लागू होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यील्ड, क्वालिटी आदि। Breeding methods for insect pest resistance involve the same steps as those for any other agronomic trait such as yield or quality and are as discussed earlier. रेजिस्टेंस जीन के सोर्स कल्टीवेट वैरायटी अथवा क्रॉप या उनके वाइल्ड रिलेटिव का जर्म प्लाज्म कोलेक्शन हो सकता है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, रेजिस्टेंस जीन के सोर्स कल्टीवेट वैरायटी अथवा क्रॉप या उनके वाइल्ड रिलेटिव का जर्म प्लाज्म हो सकता है। जी हाँ, सोर्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जीन में बी कल्टीवेटेड वैरायटीज, germ plasm collection of the crop or wild relatives। इंसेक्ट पेस्ट के प्रति रेजिस्टेंस विकसित करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन द्वारा ब्रीड फसलों की कुछ वैरायटीज 9.2 में प्रदर्शित की गई है। इसको देखिए। चलिए, क्रॉप ब्रासिका यानी कि रैपिशिड मस्टर्ड की वैरायटी प्यूसा गौरव का इंसेक्ट पेस्ट्स बताइए। जी हाँ, क्रॉप ब्रासिका यानी कि रैपिसिड मस्टर्ड वैरायटी प्यूसा गौरव का इंसेक्ट पेस्ट एफिड्स है। जी हाँ, क्रॉप ब्रासिका यानी कि रैपिसिड मस्टर्ड वैरायटी प्यूसा गौरव का इंसेक्ट पेस्ट एफिड्स है। जी हाँ, क्रॉप ब्रासिका यानी कि रैपिसिड मस्टर्ड वैरायटी प्यूसा गौरव का इंसेक्ट पेस्ट एफिड्स है। चलिए, क्रॉप फ्लैट बीन की वैरायटी प्यूसा शेम सेकेंड, प्यूसा शेम थर्ड का इंसेक्ट पेस्ट्स बताइए। जी हाँ, क्रॉप फ्लैट बीन की वैरायटी प्यूसा शेम सेकेंड, प्यूसा शेम थर्ड इंसेक्ट्स पेस्ट जैसिड्स, एफिड्स एंड फ्रूट बोरर है। जी हाँ, क्रॉप फ्लैट बीन की वैरायटी प्यूसा शेम सेकेंड, प्यूसा शेम थर्ड इंसेक्ट्स पेस्ट जैसिड्स, एफिड्स एंड फ्रूट बोरर है। जी हाँ, क्रॉप फ्लैट बीन की वैरायटी प्यूसा शेम सेकेंड, प्यूसा शेम थर्ड इंसेक्ट्स पेस्ट जैसिड्स, एफिड्स एंड फ्रूट बोरर है। चलिए, क्रॉप ओकरा यानी कि भिंडी की वैरायटी प्यूसा शवानी, प्यूसा ए4 का इंसेक्ट पेस्ट बताइए। जी हाँ, क्रॉप ओकरा यानी कि भिंडी की वैरायटी प्यूसा सवानी, प्यूसा ए4 का इंसेक्ट पेस्ट शूट एंड फ्रूट बोरर है। जी हाँ, क्रॉप ओकरा यानी कि भिंडी की वैरायटी प्यूसा सवानी, प्यूसा ए4 का इंसेक्ट पेस्ट शूट एंड फ्रूट बोरर है। रिवाइज कीजिए। 9.2.4 प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड क्वालिटी को वर्ल्ड में लगभग
840 मिलियन से अधिक लोगों को उनकी डेली की फूड तथा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में फूड प्राप्त नहीं हो पाता। इस संख्या में कहीं अधिक लगभग 3 मिलियन लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन तथा विटामिन की कमी अथवा हिडन हंगर के शिकार हैं, क्योंकि ये लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, फिश तथा मीट आदि पर्याप्त मात्रा में नहीं खरीद पाते। भोजन जिसमें एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विशेषकर विटामिन ए, आयोडीन तथा जिंक का अभाव होता है, जिससे डिजीज उत्पन्न होने का रिस्क बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप लाइफ स्पान तथा मेंटल एबिलिटीज घट जाती है। रिवाइज कीजिए। बायोफोर्टिफिकेशन को विटामिन्स और मिनरल्स के हाई लेवल या हाई प्रोटीन तथा हेल्दियर फैट्स वाली ब्रीडिंग क्रॉप्स पब्लिक हेल्थ को सुधारने के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल माध्यम है। इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी के लिए ब्रीडिंग की जाती है, जिससे निम्नलिखित चीज़ें इम्प्रूव हो जाती है। बताइए कौन कौन है ये एनसीईआरटी से। जी हाँ, विटामिन्स और मिनरल्स के हाई लेवल या हाई प्रोटीन तथा हेल्दियर फैट्स वाली ब्रीडिंग क्रॉप्स पब्लिक हेल्थ को सुधारने का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल माध्यम है। इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी के लिए ब्रीडिंग की जाती है, जिससे निम्नलिखित चीज़ें इम्प्रूव हो जाती है। फर्स्ट, प्रोटीन कंटेंट और क्वालिटी। सेकेंड, ऑयल कंटेंट और क्वालिटी। विटामिन कंटेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट और मिनरल कंटेंट। जी हाँ, विटामिन्स और मिनरल्स के हाई लेवल या हाई प्रोटीन तथा हेल्दियर फैट्स वाली ब्रीडिंग क्रॉप्स पब्लिक हेल्थ को सुधारने का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल माध्यम है। इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी के लिए ब्रीडिंग की जाती है, जिससे निम्नलिखित चीज़ें इम्प्रूव हो जाती है। फर्स्ट, प्रोटीन कंटेंट और क्वालिटी। सेकेंड, ऑयल कंटेंट और क्वालिटी। विटामिन कंटेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट और मिनरल कंटेंट। पहले से डेवलप्ड हाइब्रिड मेज की तुलना में 2000 में डेवलप्ड हाइब्रिड मेज में एमाइनो एसिड, लाइसिन तथा ट्रिप्टोफैन की दुगुनी मात्रा पाई जाती है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, पहले से डेवलप्ड हाइब्रिड मेज की तुलना में 2000 में डेवलप्ड हाइब्रिड मेज में एमाइनो एसिड, लाइसिन तथा ट्रिप्टोफैन की दोगुनी मात्रा पाई जाती है। वीट की वैरायटी एटलस 66 में हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। इसका यूज़ कल्टीवेटेड वीट के इम्प्रूवमेंट में डोनर की तरह किया जाता है। आयरन फोर्टिफाइड राइस की वैरायटी को डेवलप करना अब पॉसिबल है। इससे सामान्यतः यूज में लाई गई वैरायटी की तुलना में आयरन कंटेंट की मात्रा 5 टाइम्स अधिक होती है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, वीट की वैरायटी एटलस 66 में हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। इसका यूज कल्टीवेटेड वीट की इम्प्रूवमेंट में डोनर की तरह किया जाता है।
ये फोर्टिफाइड राइस की वैरायटी को डेवलप करना अब पॉसिबल हो गया है। इससे सामान्यतः यूज में लाई गई वैरायटीज की तुलना में आयरन कंटेंट की मात्रा 5 टाइम्स अधिक होती है। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली ने वेजिटेबल की बहुत सी क्रॉप को रिलीज किया है जिनमें विटामिन तथा मिनरल प्रचुर मात्रा में होते हैं। उदाहरण बताइए। जी हाँ, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली ने वेजिटेबल की बहुत सी क्रॉप को रिलीज किया है जिनमें विटामिन तथा मिनरल्स प्रचुर मात्रा में होते हैं। उदाहरण के लिए कैरोट, स्पिनैक, पंपकिन में विटामिन ए, बिटर गार्ड, भथुआ, मस्टर्ड टोमेटो में विटामिन सी, स्पिनैक तथा भथुआ में आयरन और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में तथा बोर्ड बीन्स, लेब फ्रेंच एवं गार्डन पी में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जी हाँ, विटामिन ए इनरिच्ड कैरोट, स्पिनैक, पंपकिन है। जी हाँ, विटामिन ए इनरिच्ड कैरोट, स्पिनैक, पंपकिन है। जी हाँ, विटामिन ए इनरिच्ड कैरोट, स्पिनैक, पंपकिन है। चलिए विटामिन सी इनरिच्ड बताइए। जी हाँ, विटामिन सी इनरिच्ड बिटर गॉड, बथुआ, मस्टर्ड टोमेटो है। जी हाँ, विटामिन सी इनरिच्ड बिटर गॉड, बथुआ, मस्टर्ड टोमेटो है। जी हाँ, विटामिन सी इनरिच्ड बिटर गॉड, बथुआ, मस्टर्ड टोमेटो है। चलिए आयरन एंड कैल्शियम इनरिच्ड बताइए। जी हाँ, आयरन एंड कैल्शियम इनरिच्ड स्पिनैक एंड बथुआ है। जी हाँ, आयरन एंड कैल्शियम इनरिच्ड स्पिनैक एंड बथुआ है। जी हाँ, आयरन एंड कैल्शियम इनरिच्ड स्पिनैक एंड बथुआ है। चलिए अब प्रोटीन इनरिच्ड बताइए। जी हाँ, प्रोटीन इनरिच्ड बीन्स, ब्रॉड, लैब फ्रेंच एंड गार्डन पीस है। जी हाँ, प्रोटीन इनरिच्ड बीन्स, ब्रॉड, लैब फ्रेंच एंड गार्डन पीस है। जी हाँ, प्रोटीन इनरिच्ड बीन्स, ब्रॉड, लैब फ्रेंच एंड गार्डन पीस है। रिवाइज कीजिए 9.3 सिंगल सेल प्रोटीन यानी कि SCP को। ह्यूमन और एनिमल्स की संख्या जिस रेट से बढ़ रही है, फूड संबंधी उनकी डिमांड सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट आदि को कन्वेंशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन द्वारा पूरी नहीं हो पा रही है। ग्रेन से मीट की ओर शिफ्टिंग से भी सीरियल्स की डिमांड बढ़ गई है क्योंकि एनिमल्स के फार्मिंग के समय 1 kg मीट उत्पन्न करने के लिए उसे 3-4 kg ग्रेन की आवश्यकता होती है। 25% से भी अधिक ह्यूमन पॉपुलेशन हंगर तथा माल न्यूट्रिशन का शिकार है। तब एनिमल तथा ह्यूमन के न्यूट्रिशन के लिए प्रोटीन के वैकल्पिक सोर्स में से
एक सोर्स बताइए। जी हाँ, 25% से भी अधिक ह्यूमन पॉपुलेशन हंगर तथा माल न्यूट्रिशन का शिकार है। एनिमल तथा ह्यूमन के न्यूट्रिशन के लिए प्रोटीन के वैकल्पिक सोर्स में से एक सिंगल सेल प्रोटीन यानी कि एससीपी है। जी हाँ, 25% से भी अधिक ह्यूमन पॉपुलेशन हंगर तथा माल न्यूट्रिशन का शिकार है। एनिमल तथा ह्यूमन के न्यूट्रिशन के लिए प्रोटीन के वैकल्पिक सोर्स में से एक सिंगल सेल प्रोटीन यानी कि एससीपी है। प्रोटीन के अच्छे सोर्स के रूप में माइक्रोब्स का इंडस्ट्रियल स्केल पर उत्पादन किया जा रहा है। माइक्रोब्स जैसे एस्पाइरुलिना को पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स जिसमें स्टार्च होता है, स्ट्रॉ, मोलासस, एनिमल मैन्योर, यहाँ तक कि सीवेज पर आसानी से उगाया जा सकता है ताकि बड़ी मात्रा में यह प्राप्त हो सके। ब्लू ग्रीन लाइक एस्पाइरुलिना को कहाँ ग्रो किया जा सकता है? जी हाँ, ब्लू ग्रीन अलगी लाइक एस्पाइरुलिना को पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स जिसमें स्टार्च होता है, स्ट्रॉ, मोलासस, एनिमल मैन्योर, यहाँ तक कि सीवेज पर आसानी से उगाया जा सकता है ताकि बड़ी मात्रा में यह प्राप्त हो सके। जी हाँ, ब्लू ग्रीन अलगी लाइक एस्पाइरुलिना को पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स जिसमें स्टार्च होता है, स्ट्रॉ, मोलासस, एनिमल मैन्योर, यहाँ तक कि सीवेज पर आसानी से उगाया जा सकता है ताकि बड़ी मात्रा में यह प्राप्त हो सके। जी हाँ, ब्लू ग्रीन अलगी लाइक एस्पाइरुलिना को पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स जिसमें स्टार्च होता है, स्ट्रॉ, मोलासस, एनिमल मैन्योर, यहाँ तक कि सीवेज पर आसानी से उगाया जा सकता है ताकि बड़ी मात्रा में यह प्राप्त हो सके। बताइए, क्या ब्लू ग्रीन लाइक स्पाइरुलिना प्रोटीन, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन रिच फूड की तरह कार्य कर सकता है? और क्या संयोग से इसका उपयोग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को भी कम करने में किया जा सकता है? जी हाँ, ब्लू ग्रीन अलगी लाइक स्पाइरुलिना प्रोटीन, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट तथा विटामिन रिच फूड की तरह कार्य कर सकता है। संयोग से इसका उपयोग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को भी कम करने में किया जा सकता है। जी हाँ, ब्लू ग्रीन अलगी लाइक स्पाइरुलिना प्रोटीन, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट तथा विटामिन रिच फूड की तरह कार्य कर सकता है। संयोग से इसका उपयोग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को भी कम करने में किया जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार 250 केजी वाली काऊ प्रतिदिन कितना प्रोटीन प्रोड्यूस करती है? जी हाँ, एक अनुमान के अनुसार 250 केजी वाली काऊ प्रतिदिन 200 ग्राम प्रोटीन प्रोड्यूस करती है। जी हाँ, एक अनुमान के अनुसार 250 केजी वाली काऊ प्रतिदिन 200 ग्राम प्रोटीन प्रोड्यूस करती है। एक बैक्टीरिया स्पीसीज का नाम बताइए जो ग्रोथ तथा बायोमास प्रोडक्शन को हाई रेट से लगभग
25 टन तक प्रोटीन उत्पन्न कर सकते हैं। जी हाँ, सर्टेन बैक्टीरियल स्पीसीज लाइक मेथिलोफिलस मेथिलोट्रोपस because of its high rate of biomass production and growth can be expected to produce 25 tons of proteins. जी हाँ, certain bacterial species like Methylophilus methylotrophus because of its high rate of biomass production and growth can be expected to produce 25 tons of proteins. जी हाँ, certain bacterial species like Methylophilus methylotrophus because of its high rate of biomass production and growth can be expected to produce 25 tons of proteins. जी हाँ, बैक्टीरिया जैसे मेथिलोफिलस मेथिलोट्रोफस हाई ग्रोथ तथा बायोमास प्रोडक्शन के हाई रेट के कारण से लगभग 25 टन्स तक प्रोटीन उत्पन्न कर सकते हैं। वास्तव में अधिकांश लोगों द्वारा मशरूम्स फूड्स के रूप में खाए जाने लगे हैं। अतः लार्ज स्केल पर मशरूम कल्चर एक प्रकार से बढ़ती हुई इंडस्ट्री है, जिससे अब विश्वास होने लगा है कि माइक्रोब्स भी फूड के रूप में एक्सेप्ट हो जाएंगे। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, वास्तव में अधिकांश लोगों द्वारा मशरूम्स फूड के रूप में खाए जाने लगे हैं। अतः लार्ज स्केल पर मशरूम कल्चर एक प्रकार से बढ़ती हुई इंडस्ट्री है, जिससे अब विश्वास होने लगा है कि माइक्रोब्स भी फूड के रूप में एक्सेप्ट हो जाएंगे। जी हाँ, द फैक्ट दैट एडिबल मशरूम्स आर ईटन बाय मेनी पीपल and a large scale mushroom culture is a growing industry makes it believe that microscopic fungi too would become acceptable food। रिवाइज कीजिए 9.4 टिश्यू कल्चर को। पर्याप्त एवं उन्नत किस्म की फसलें प्रदान करने वाले इफिशिएंट सिस्टम से फूड की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने में हमारी ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक जब फेल्ड हुई, तब एक नए टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ जिसे टिश्यू कल्चर कहते हैं। टिश्यू कल्चर का क्या अर्थ है? बताइए, एक्सप्लांट किसको कहते हैं? जी हाँ, सन 1950 के समय साइंटिस्ट को पता चला कि होल प्लांट को एक्सप्लांट से रीजेनरेट किया जा सकता है, अर्थात पौधे के किसी पार्ट को निकालकर टेस्ट ट्यूब में स्टेराइल कंडीशन तथा स्पेशल न्यूट्रिटिव मीडियम में ग्रो कराए गए तो नए पौधे तैयार हो जाते हैं। पौधे का जो पार्ट निकालते हैं वह एक्सप्लांट कहलाता है। जी हाँ, सन 1950 के समय साइंटिस्ट को पता चला कि होल प्लांट को एक्सप्लांट से रीजेनरेट किया जा सकता है, अर्थात पौधे के किसी पार्ट को निकालकर टेस्ट ट्यूब में स्टेराइल कंडीशन तथा स्पेशल न्यूट्रिटिव मीडियम में ग्रो कराए गए तो नए पौधे तैयार हो जाते हैं। पौधे का जो पार्ट निकालते हैं वह एक्सप्लांट कहलाता है। जी हाँ, सन
1950 के समय साइंटिस्ट को पता चला कि होल प्लांट को एक्स प्लांट से रीजेनरेट किया जा सकता है, अर्थात पौधे के किसी पार्ट को निकालकर टेस्ट ट्यूब में स्टेराइल कंडीशन तथा स्पेशल न्यूट्रिटिव मीडियम में ग्रो कराए गए तो नए पौधे तैयार हो जाते हैं। पौधे का जो पार्ट निकालते हैं वह एक्स प्लांट कहलाता है। टूटी पोटेंसी क्या है? जी हाँ, किसी सेल के एक्स प्लांट से होल प्लांट रीजेनरेट होने की कैपेसिटी टूटी पोटेंसी कहलाती है। जी हाँ, किसी सेल के एक्स प्लांट से होल प्लांट रीजेनरेट होने की कैपेसिटी टूटी पोटेंसी कहलाती है। जी हाँ, किसी सेल के एक्स प्लांट से होल प्लांट रीजेनरेट होने की कैपेसिटी टूटी पोटेंसी कहलाती है। आप इसके बारे में जब हायर क्लास में जाएंगे तो और अधिक पता चलेगा। इस बात पर यहाँ बल देने की आवश्यकता है कि न्यूट्रिएंट मीडियम, कार्बन सोर्स जैसे सुक्रोज तथा इनऑर्गेनिक साल्ट्स, विटामिन्स, एमाइनो एसिड्स तथा ग्रोथ रेगुलेटर्स जैसे ऑक्सीजन्स, साइटोकाइनिन आदि प्रदान करना पड़ता है। इन मेथड की यूज द्वारा अत्यंत शॉर्ट ड्यूरेशन में ही हजारों प्लांट्स का प्रोपेगेशन संभव हो सका। टिश्यू कल्चर द्वारा हजारों की संख्या में प्लांट्स को उत्पन्न करने की विधि क्या कहलाती है? जी हाँ, टिश्यू कल्चर द्वारा हजारों की संख्या में प्लांट्स को उत्पन्न करने की विधि माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाती है। इनमें प्रत्येक प्लांट जेनेटिकली ओरिजिनल प्लांट के आइडेंटिकल होते हैं जहाँ से वे ग्रो हुए हैं। यह सोमाकोलोन्स कहलाते हैं। जी हाँ, टिश्यू कल्चर द्वारा हजारों की संख्या में प्लांट्स को उत्पन्न करने की विधि माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाती है। इनमें प्रत्येक प्लांट जेनेटिकली ओरिजिनल प्लांट के आइडेंटिकल होते हैं जहाँ से वे ग्रो हुए हैं। यह सोमाकोलोन्स कहलाते हैं। जी हाँ, टिश्यू कल्चर द्वारा हजारों की संख्या में प्लांट्स को उत्पन्न करने की विधि माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाती है। इनमें प्रत्येक प्लांट जेनेटिकली ओरिजिनल प्लांट के आइडेंटिकल होते हैं जहाँ से वे ग्रो हुए हैं। यह सोमाकोलोन्स कहलाते हैं। बताइए, सोमाकोलोन्स कौन कहलाते हैं? जी हाँ, माइक्रो प्रोपेगेशन के प्रत्येक प्लांट जेनेटिकली ओरिजिनल प्लांट के आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए ये प्लांट्स सोमाकोलोन्स कहलाते हैं। जी हाँ, माइक्रो प्रोपेगेशन के प्रत्येक प्लांट जेनेटिकली ओरिजिनल प्लांट के आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए ये प्लांट्स सोमाकोलोन्स कहलाते हैं। जी हाँ, माइक्रो प्रोपेगेशन के प्रत्येक प्लांट जेनेटिकली ओरिजिनल प्लांट के आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए ये प्लांट्स सोमाकोलोन्स कहलाते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन मेथड द्वारा बहुत से महत्वपूर्ण फूड प्लांट्स का प्रोडक्शन कमर्शियली किया जा रहा है। 3 का एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, माइक्रो प्रोपेगेशन मेथड द्वारा बहुत से महत्वपूर्ण फूड प्लांट्स जैसे टोमेटो, बनाना, एप्पल आदि का कमर्शियल स्केल पर प्रोडक्शन किया जा रहा है। जी हाँ,
माइक्रो प्रोपगेशन मेथड द्वारा बहुत से महत्वपूर्ण फूड प्लांट्स जैसे टोमेटो, बनाना, एप्पल आदि का कमर्शियल स्केल पर प्रोडक्शन किया जा रहा है। जी हाँ, माइक्रो प्रोपगेशन मेथड द्वारा बहुत से महत्वपूर्ण फूड प्लांट्स जैसे टोमेटो, बनाना, एप्पल आदि का कमर्शियल स्केल पर प्रोडक्शन किया जा रहा है। किसी टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में आप अपने टीचर के साथ जाएं ताकि आप इस क्रिया को अप्रिशिएट कर सकें और समझ सकें। बताइए, क्या माइक्रो प्रोपगेशन मेथड के अन्य इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन डिजीज प्लांट से हेल्दी प्लांट्स की रिकवरी करना है? जी हाँ, माइक्रो प्रोपगेशन मेथड के अन्य इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन डिजीज प्लांट से हेल्दी प्लांट्स की रिकवरी करना है। जी हाँ, माइक्रो प्रोपगेशन मेथड के अन्य इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन डिजीज प्लांट से हेल्दी प्लांट्स की रिकवरी करना है। प्लांट वायरस से इन्फेक्टेड हो परंतु फिर भी कौन वायरस से अप्रभावित रहता है? जी हाँ, प्लांट वायरस से इन्फेक्टेड हो परंतु फिर भी मेरिस्टेम यानी कि एपिकल तथा एक्सिलरी वायरस से अप्रभावित रहता है। जी हाँ, प्लांट वायरस से इन्फेक्टेड हो परंतु फिर भी मेरिस्टेम यानी कि एपिकल तथा एक्सिलरी वायरस से अप्रभावित रहता है। जी हाँ, प्लांट वायरस से इन्फेक्टेड हो परंतु फिर भी मेरिस्टेम यानी कि एपिकल तथा एक्सिलरी वायरस से अप्रभावित रहता है। प्लांट वायरस से इन्फेक्टेड हो परंतु फिर भी मेरिस्टेम यानी कि एपिकल तथा एक्सिलरी वायरस से अप्रभावित होता है। क्या इसीलिए वायरस फ्री प्लांट प्राप्त करने के लिए एपिकल मेरिस्टेम को रिमूव करके इन विट्रो में ग्रो कर सकते हैं? जी हाँ, यदि प्लांट वायरस से इन्फेक्टेड हो परंतु फिर भी मेरिस्टेम यानी कि एपिकल तथा एक्सिलरी वायरस से अप्रभावित रहता है, इसलिए वायरस फ्री प्लांट प्राप्त करने के लिए एपिकल मेरिस्टेम को रिमूव करके इन विट्रो ग्रो कर सकते हैं। जी हाँ, यदि प्लांट वायरस से इन्फेक्टेड हो परंतु फिर भी मेरिस्टेम यानी कि एपिकल तथा एक्सिलरी वायरस से अप्रभावित रहता है, इसलिए वायरस फ्री प्लांट प्राप्त करने के लिए एपिकल मेरिस्टेम को रिमूव करके इन विट्रो ग्रो कर सकते हैं। 3 ऐसे पौधे का नाम बताइए जिनके मेरिस्टेम को कल्चर करने में साइंटिस्ट को सफलता मिल गई है। जी हाँ, साइंटिस्ट को बनाना, शुगर केन, पोटैटो आदि की मेरिस्टेम को कल्चर करने में सफलता मिल गई है। जी हाँ, साइंटिस्ट को बनाना, शुगर केन, पोटैटो आदि की मेरिस्टेम को कल्चर करने में सफलता मिल गई है। साइंटिस्ट को बनाना, शुगरकेन, पोटैटो आदि की मेरिस्टेम को कल्चर करने में सफलता मिल गई है। यहाँ तक कि साइंटिस्ट ने प्लांट्स से सिंगल सेल आइसोलेट किया तथा उनकी सेल वॉल का डाइजेशन करके
प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा सराउंडेड नेक्ड प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट किया है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, वैज्ञानिकों को बनाना शुगरकेन पोटैटो आदि की मेरिस्टेम को कल्चर करने में सफलता मिल गई है। यहाँ तक कि साइंटिस्ट ने प्लांट्स से सिंगल सेल आइसोलेट किया तथा उनकी सेल वॉल का डाइजेशन करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा सराउंडेड नेक्ड प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट किया है। जी हाँ, वैज्ञानिकों को बनाना शुगरकेन पोटैटो आदि की मेरिस्टेम को कल्चर करने में सफलता मिल गई है। यहाँ तक कि साइंटिस्ट ने प्लांट्स से सिंगल सेल आइसोलेट किया तथा उनकी सेल वॉल का डाइजेशन करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा सराउंडेड नेक्ड प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट किया है। जी हाँ, वैज्ञानिकों को बनाना शुगरकेन पोटैटो आदि की मेरिस्टेम को कल्चर करने में सफलता मिल गई है। यहाँ तक कि साइंटिस्ट ने प्लांट्स से सिंगल सेल आइसोलेट किया तथा उनकी सेल वॉल का डाइजेशन करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा सराउंडेड नेक्ड प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट किया है। बताइए, सोमैटिक हाइब्रिड और प्रोसेस सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन किसको कहते हैं? जी हाँ, प्लांट की दो डिफरेंट वैरायटी से प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करके यानी कि जिसमें डिजायर्ड कैरेक्टर हो उन्हें आपस में फ्यूज कर सकते हैं, जिससे हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट प्राप्त हो सके, जिसे फर्दर ग्रो करा के नया प्लांट प्राप्त कर सकते हैं। ये हाइब्रिड सोमैटिक हाइब्रिड तथा यह प्रोसेस सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। जी हाँ, प्लांट की दो डिफरेंट वैरायटी से प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करके यानी कि जिसमें डिजायर्ड कैरेक्टर हो उन्हें आपस में फ्यूज कर सकते हैं, जिससे हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट प्राप्त हो सके, जिसे फर्दर ग्रो करा के नया प्लांट प्राप्त कर सकते हैं। ये हाइब्रिड सोमैटिक हाइब्रिड तथा यह प्रोसेस सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। जी हाँ, प्लांट की दो डिफरेंट वैरायटी से प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करके यानी कि जिसमें डिजायर्ड कैरेक्टर हो उन्हें आपस में फ्यूज कर सकते हैं, जिससे हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट प्राप्त हो सके, जिसे फर्दर ग्रो करा के नया प्लांट प्राप्त कर सकते हैं। ये हाइब्रिड सोमैटिक हाइब्रिड तथा यह प्रोसेस सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। जी हाँ, आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू डिफरेंट varieties of plants, each having a desirable character, can be fused to get a hybrid protoplast, which can be further grown to form a new plant. These hybrids are called somatic hybrids, while the process is called somatic hybridization. जी हाँ, isolated protoplast from two different varieties of plants, each having a desirable character, can be fused to get a hybrid protoplast, which can be further grown to form a new plant. These hybrids are called somatic hybrids, while the process is called somatic hybridization. ऐसी स्थिति को इमेजिन करो जब टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट पोटैटो के प्रोटोप्लास्ट से फ्यूज होता है तथा वृद्धि करने के बाद इससे न्यू हाइब्रिड प्लांट उत्पन्न होता है, जिसमें टोमेटो तथा पोटैटो दोनों की कैरेक्टर होते हैं। इस प्रोसेस के परिणाम स्वरूप पोमैटो का निर्माण होता है,
जी हाँ, पोमैटो का निर्माण होता है, परंतु दुर्भाग्यवश इस प्लांट में कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए डिजायर्ड कॉम्बिनेशन के कैरेक्टर का अभाव था। रिवाइज कीजिए चैप्टर के समरी को। बताइए एनिमल हस्बेंड्री क्या है। जी हाँ, एनिमल हस्बेंड्री practice of taking care and breeding domestic animals होता है by applying scientific principles। जी हाँ, एनिमल हस्बेंड्री practice of taking care and breeding domestic animals होता है by applying scientific principles। The ever increasing demand of food from animals and animal products, both in terms of quality and quantity, has been met by good animal husbandry practices। Are you agree with this? जी हाँ, the ever increasing demand of food from animals and animal products, both in terms of quality and quantity, has been met by good animal husbandry practices। इन practices में क्या include है? जी हाँ, the ever increasing demand of food from animals and animal products, both in terms of quality and quantity, has been met by good animal husbandry practices। इन practices में include है first, management of farm and farm animals, and second, animal breeding। जी हाँ, the ever increasing demand of food from animals and animal products, both in terms of quality and quantity, has been met by good animal husbandry practices। इन practices में include है first, management of farm and farm animals, and second, animal breeding। In a view of the high nutritive value of honey and its medicinal importance, there has been a remarkable growth in the practices of beekeeping or apiculture। Are you agree with this? जी हाँ, in view of the high nutritive value of honey and its medicinal importance, there has been a remarkable growth in the practice of beekeeping और एपीकल्चर। बताइए फिशरीज क्या है। जी हाँ, फिशरीज इज another flourishing industry meeting the ever increasing demand for fish, fish products, and other aquatic foods। जी हाँ, fisheries is another flourishing industry meeting the ever increasing demand for fish, fish products, and other aquatic foods। जी हाँ, fisheries is another flourishing industry meeting the ever increasing demand for fish, fish products, and other aquatic foods। बताइए क्या प्लांट ब्रीडिंग यूज्ड किया जा सकता है टू क्रिएट varieties which are resistant to pathogen and to insect pest।
क्या यह इंक्रीज कर देता है द यील्ड ऑफ फूड को? बताइए क्या इस मेथड को यूज किया जाता है टू इंक्रीज द प्रोटीन कंटेंट ऑफ प्लांट फूड्स एंड देयर बाई इनहांस द क्वालिटी ऑफ फूड? जी हाँ, प्लांट ब्रीडिंग को यूज्ड किया जा सकता है टू क्रिएट varieties which are resistant to pathogen and to insect pests. यह इंक्रीजेस करता है द यील्ड ऑफ द फूड को। यह मेथड को यूज्ड किया जाता है टू इंक्रीज द प्रोटीन कंटेंट ऑफ द प्लांट फूड्स एंड देयर बाई इनहांस द क्वालिटी ऑफ फूड। जी हाँ, प्लांट ब्रीडिंग को यूज्ड किया जा सकता है टू क्रिएट varieties which are resistant to pathogen and to insect pests. यह इंक्रीजेस करता है द यील्ड ऑफ द फूड को। यह मेथड को यूज्ड किया जाता है टू इंक्रीज द प्रोटीन कंटेंट ऑफ द प्लांट फूड्स एंड देयर बाई इनहांस द क्वालिटी ऑफ फूड। In India, several varieties of different crop plants have been produced. All these measures enhance the production of food. Are you agree with this? जी हाँ, in India, several varieties of different crop plants have been produced. All these measures enhance the production of food. बताइए क्या टेक्निक्स ऑफ टिश्यू कल्चर एंड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन ऑफर करता है वास्ट पोटेंशियल को फॉर मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट्स इन विट्रो टू प्रोड्यूस न्यू वैरायटीज? जी हाँ, टेक्निक्स ऑफ टिश्यू कल्चर और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन ऑफर करता है वास्ट पोटेंशियल को फॉर मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट्स इन विट्रो टू प्रोड्यूस न्यू वैरायटीज। जी हाँ, टेक्निक्स ऑफ टिश्यू कल्चर और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन ऑफर करता है वास्ट पोटेंशियल को फॉर मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट्स इन विट्रो टू प्रोड्यूस न्यू वैरायटीज। जी हाँ, टेक्निक्स ऑफ टिश्यू कल्चर और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन ऑफर करता है वास्ट पोटेंशियल को फॉर मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट्स इन विट्रो टू प्रोड्यूस न्यू वैरायटीज।